जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे गाउस के नियम के एप्लीकेशंस के बारे में, उसके अनुप्रयोग के बारे में कि गाउस के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। हम पिछले लेक्चर में गाउस का नियम समझाए थे आपको, गाउस के नियम की उत्पत्ति बताए थे, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, कहाँ से बनाया गया गाउस का नियम। तो इसके बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि गाउस का नियम होता क्या है। गाउस का नियम क्या होता है बाबू? फाई बराबर होता है Q/ε0, यही ना होता है, जहाँ फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में भी हम आपको बताए थे कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स जो होता है Q/ε0 के बराबर होता है। इसके बारे में हम बताए थे, ये गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। क्या गाउस का नियम है कि अगर कोई आवेश है, आप जानते हैं कि अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र को देख नहीं सकते हैं, कल्पना करके हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं, काल्पनिक होती है। सॉरी, देखिए, तो हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा से विद्युत क्षेत्र को दिखा दी। अब जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आई वहाँ पे विद्युत फ्लक्स भी आएगा। कहाँ से कि अगर मान लीजिए दो रेखा से गुजर रहा है, यहाँ पे एगो पृष्ठ लगा दिए, एगो गत्ती लगा दिए ना, तो इस गत्ती से दोनों रेखा जो है गुजरेगा। और जब किसी क्षेत्रफल के लंबवत कोई भी रेखाएं गुजरती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वहाँ पे विद्युत फ्लक्स होता है। इस क्षेत्रफल से गुजरेगा लेकिन लंबवत नहीं है। और हम आपको बताए थे कि लंबवत कैसे करते हैं, घटक निकालेंगे दोनों का एक दिशा में और उससे लंबवत हो जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ से हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक। तो जब भी जहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वहाँ पे विद्युत फ्लक्स होगा। अगर हम कोई पृष्ठ लगा दें तो विद्युत फ्लक्स बन जाएगा, ठीक। तो हम विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए किसी आवेश के कारण, तो यहाँ पे Q आवेश है, Q आवेश के कारण अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस आवेश को घेर देंगे, मतलब इसको ढक देंगे, चारों ओर से ढक दीजिए, आवेश को कवर कर दीजिए एक पृष्ठ से मतलब मान लीजिए एगो झिल्ली में इस आवेश को पैक कर दीजिए। झिल्ली समझते हैं ना, पॉलीथीन जिसमें बाजार से सब्जी लाते हैं, उसी में पैक कर दीजिए। जिस झिल्ली से पैक किया उसको क्या बोलते हैं? गासियन पृष्ठ बोलते हैं। जिस कवर से पैक किया जाता है आवेश को उसको बोलते हैं गासियन पृष्ठ। कहाँ गासियन पृष्ठ? कहाँ से कि नियमों जो है गास चचा दिए थे, तो गास चचा के नाम पे कुछ होना चाहिए ना, तो उनके नाम पे गासियन पृष्ठ इसका नाम पड़ गया। जिस पृष्ठ से इस आवेश को ढकेंगे उसको गासियन पृष्ठ, ठीक। अब हम कहेंगे कि इस संपूर्ण पृष्ठ से पूरा झिल्ली है और झिल्ली से ढका हुआ आवेश, और ये आवेश है और पूरा कवर है। अब इस पृष्ठ से जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स बनेगा। और विद्युत फ्लक्स कितना बनेगा इस पूरे पृष्ठ से, उसको बताए थे गास। क्या बोले थे कि इस पूरे पृष्ठ से इस आवेश के कारण संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। जो ये आवेश अधिकतम कितना बना सकता है विद्युत फ्लक्स? Q/ε0, इतना ही बना सकता है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक। चलिए अब इसके अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए नहीं किया जाता है, गास चचा वाले विद्युत फ्लक्स पे बना दिए। हम इसका उपयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो आप कहेंगे कि इसका उपयोग हम काहे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए करना है, जबकि हमारे पास पहले से एगो फार्मूला है। E बराबर हम क्या बताए थे? विद्युत क्षेत्र बराबर क्या बताए थे? 1/4πε0 Q/r²। यानी कि अगर कोई एगो आवेश Q रखा हुआ है तो इससे अगर R दूरी हम ले लें और R दूरी पे कोई बिंदु हो तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 1/4πε0 Q/r²। यही होगा ना। हम आपको ये बताए थे कि अगर किसी आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो 1/4πε0 Q/r²। ये हम आपको फार्मूला बताए थे। अब कहेंगे भाई फार्मूला हमारे पास है ये विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो भाई कहेंगे गास चचा का नियम लगाने का झमेला वाला, इसमें कहीं E हमको दिखिए नहीं रहा है, इसका मतलब व्युत्पन्न करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बाबू ये जो हम फार्मूला बताए थे E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला बस किसके लिए लगता है? तो बिंदु आवेश के लिए। अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में सब बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल था, बस एक गास चचा के नियम को छोड़ करके। गास जो थे इनका नियम
किसी भी आवेश के लिए लागू होगा। आप चाहे इतने बड़े वस्तु पे आवेश लाइए, इतना बड़का वस्तु पे आवेश लाइए, गाउस का नियम हर जगह अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के लिए भी अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि बिंदु आवेश के लिए नहीं लगेगा गाउस का नियम, लगेगा, लेकिन पहले से ही हमारे पास बिंदु आवेश के लिए है ये विद्युत क्षेत्र निकालने का फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो समझे काहे लिए विद्युत क्षेत्र हम गाउस के नियम से निकालेंगे, काहे से कि अगर हर नियमों से निकाले ना तो बिंदु आवेश के कारण निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे आवेश का आकार बड़ा हुआ, आवेश जिस वस्तु पे है उस वस्तु का आकार बड़ा हुआ, तो बड़का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं निकल पाएगा, है गलती कर देगा, गड़बड़ा देगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। अब हम गाउस का नियम कब लगाते हैं, तो अनंत लंबाई के हम बताए थे कि कितना एप्लीकेशन आपके चैप्टर में दिया है। तो आपको पहला एप्लीकेशन इसका करना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमको। अब अनंत लंबाई का मतलब क्या है, अनंत लंबाई का मतलब बहुत बड़ा तार, और बहुत बड़े तार का मतलब क्या है, तार समझते हैं ना, तार जो इलेक्ट्रिक तार होता है जो घरों में वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, देखिए हमारे पास रखा हुआ है, यही है ये तार। ठीक, समझ में आया। तो अनंत लंबाई का मतलब बहुत बड़ा हो, ये जो है अनंत लंबाई का हो गया। क्यों अनंत लंबाई का हो गया, देखिए अनंत लंबाई का हम क्यों बोलते हैं, पहले समझिए। अनंत लंबाई का तब बोला जाता है जब ये तार जो है, मान लीजिए इतना छोटा तार है और ये कुछ और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, ठीक, मतलब नीचे तक गया है। हमको इस बिंदु पे यहाँ पे निकालना है विद्युत क्षेत्र इस तार के कारण। इस तार पे मान लीजिए आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से, प्लस चार्ज फैला हुआ है पूरे तार पे, पूरे चालक तार पे कितना आवेश फैला हुआ है, प्लस चार्ज फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है पूरे तार पे। तब देखा जाए तो जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की तार से दूरी बहुत कम है, लेकिन इस दूरी की तुलना में है लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो जब इस दूरी की तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा हो तो हम कह देते हैं कि तार जो है अनंत लंबाई का है नहीं बाबू, अनंत लंबाई का है नहीं। नहीं कहिएगा कि यहाँ से मतलब 4-5 किलोमीटर का तार ले लीजिएगा तब गाउस का नियम लगाएंगे तब होगा, नहीं। ये अनंत लंबाई का मतलब है कि जितने दूरी पे हम इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस दूरी की अपेक्षा में इस तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मानिए हेतु चूंकि इतना बड़का तार है तो ये अनंत लंबाई का तार हो गया। अगर यही थोड़ा बड़ा रहता तो ये अनंत लंबाई का तार नहीं होता, यही थोड़ा दूर रहता ये दूरी तो अनंत लंबाई का तार नहीं होता, तब ये सीमित लंबाई का तार हो जाता। तो अनंत लंबाई का चालक तार किसको बोलते हैं, जब जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो उसकी दूरी जो है तार से बहुत कम हो तार की लंबाई की अपेक्षा में। ठीक, किसी से तुलना किया जा रहा है, यहाँ पे तार की लंबाई की तुलना ये दूरी से किया जा रहा है, तो इस दूरी की अपेक्षा इस तार की लंबाई ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अनंत लंबाई का है। बस ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित का मतलब हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी वस्तु एक समान रूप से आवेशित है इसका मतलब उस वस्तु पे हर जगह समान चार्ज है, हर जगह हर एक एकांक क्षेत्रफल में उतना ही कूलाम चार्ज है जितना कि पहले क्षेत्रफल में मिलेगा। जैसे देखिए, जैसे अगर आप चीनी पानी का रस घोलते हैं ना, रस जिसको शरबत बोला जाता है, तो आप चीनी घोल देंगे अगर पूरा पानी में तो पनिया हर जगह इससे एक के समान मीठ लगेगा। यहाँ से स्ट्रॉ लगा के पीजिए, चाहे आप ऐसे गिलासे से ढरका लीजिए, कहीं से कैसे भी पिएंगे ना पानी तो वो मीठा लगेगा, हर जगह एक समान रूप से मीठा लगेगा। मतलब इसमें चीनी एक समान रूप से घुल गया, एक समान रूप से फैल गया। वैसे ही एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब है कि इस तार पे हर जगह एक समान आवेश फैल गया। हम कुछ आवेश इस तार पे दे दिए और वो आवेश जो है पूरा तार पे फैल गया एक समान रूप से, हर जगह आवेश का मान बराबर है, बस इतना ही। जैसे इसमें हर जगह उतना ही मीठा है ये रस, उतना ही वैसे यहाँ पे हर जगह उतना ही आवेश है। ठीक, समझ में आया। तो एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब यही होता है। अब चलिए यहाँ पे हम एक समान रूप से तार को आवेशित कर दिए, हमको इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है इस आवेशित चालक तार के कारण। देखिए जब कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र बनाएगा, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आता है। जब विद्युत क्षेत्र आया मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ही आएगी, तो हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये तार जो है आवेशित है मतलब ये तार ही एक आवेश है। अब इस आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, कैसे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आप बल्ब जलाते हैं तो रोशनी होता है, रोशनी होता है मतलब कि प्रकाश बनता है। अब हम प्रकाश की तीव्रता, कोनो बल्ब एकदम डिम जलता है, भुकुर भुकुर जलता है, एगो है जो है एकदम चटकार जलता है, तो किसकी तीव्रता ज़्यादा है? जो एकदम चटकार जलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे इस तार के कारण इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र है, जैसे प्रकाश कितना तेज है तो उसकी तीव्रता हो गई, वैसे इतना इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना तेज है, कितना प्रबल है, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो यहाँ पे इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बस यही कह रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो बाबू हम अभी आपको बोले कि देखो, हम जो आवेश के कारण अगर कोई बिंदु के समान आवेश है तो हम यहाँ पे बिंदु के समान Q आवेश है और यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो इसके लिए हमको अगर निकालना हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम E बराबर लगा देंगे 1/4πε0 और Q/r²। लेकिन है देखो ना, है तारवा बिंदु के जैसा है नहीं, ये तो डंडा जैसा होगा, मतलब बिंदु के समान नहीं है। अगर है नियम लगाएंगे, है फार्मूला लगाएंगे, गलती हो जाएगा। कहे से कि ये तभी लागू होता है जब आवेश बिंदु के समान हो, चार्ज जो है पॉइंट चार्ज हो, तभी इसको हम लागू कर सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लंबाई में आवेश फैल गया तो क्या करेंगे? तब हम गाउस का नियम लगाएंगे। और गाउस का नियम लगाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों हम आपको बता चुके हैं। एकांक लंबाई में जितना आवेश फैला हुआ है उसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश फैला हुआ है उसको क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और आयतन आवेश घनत्व, एकांक आयतन में कितना आवेश फैला हुआ है उसकी मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक, चलिए, हमको यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन आवेश घनत्व से कोई मतलब नहीं, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। यहाँ पे क्यों ज्ञात करना है अभी पता चलेगा आपको। देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तार जो है L लंबाई का है। हम तो जानते थे कि ये लंबा है, ढेर लंबा है, अनंत लंबाई माने, लेकिन मान लेते हैं L लंबाई का है। इसका लंबाई हमको मालूम है, अनंत क्यों बोले? कहे से कि है जो दूरी है ना बहुत छोटकू है, बहुत छोटा है, इसलिए तारवा को अनंत लंबाई बोल दी। तो हमको लंबाई पता है L लंबाई का। अगर कहते कि अनंत लंबाई का है तो आप कहेंगे अनंत लंबाई नापे कैसे? आप L लंबाई कैसे मान लिए, अनंत मानिए तब दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अनंत क्यों माना जाता है? कहे से कि ये जो दूरी है इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। तो L लंबाई का कोई चालक तार है, हम कहें कि इस पूरे चालक तार पे मिला करके Q आवेश फैला हुआ है। कितना आवेश बाबू? Q आवेश फैला हुआ है। ठीक, इतना समझ में आता है आपको कि ये तार था, L लंबाई का था, 10 मीटर था, 15 मीटर था, 20 मीटर था, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम इस पे आवेश फैला दिए, कितना Q कूलाम आवेश हम इस पे छीट दिए, फैला दिए, एक समान रूप से फैला दिए। तो अब हम कहें कि इस तार पे रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। अगर किसी रेखा पे कोई आवेश फैला हुआ हो तो उसके कारण हम आवेश घनत्व पता करना जानते हैं। हम जानते हैं कि L लंबाई में जो आवेश है क्यों है, L लंबाई में आवेश क्यों है, हमको क्या पता करना है? रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व का मतलब बाबू कि एकांक लंबाई में 1 मीटर लंबैया में कितना आवेश बा, कितना कूलाम आवेश बा, यही के रेखीय आवेश घनत्व कहला। समझ में आई? तो देखो, है रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया? L लंबाई में क्यों आवेश है, हमको क्या करना है? एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में, 1 सेंटीमीटर लंबाई में पता करना है। तो हम कहे कि देखो L इंटू 1 लिख दिए, कोई गड़बड़ हुआ नहीं, 1 गुणे L L रह जाएगा। ठीक, तो L लंबाई में 1 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एकांक लंबाई में कितना आवेश हो गया? Q बटा में L। ठीक, समझ में आया? L लंबाई में Q आवेश, तो एकांक लंबाई में Q बटा L आवेश, एकांक लंबाई में Q बटा L आवेश। और एकांक लंबाई में यही आवेश जो है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं और इसको लेमडा से दिखाते हैं। ये हम आपको पिछले लेक्चर में सब चीज़ें बता चुके हैं। तो Q/L हो गया ये रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा बराबर यहाँ से क्या आ गया बाबू? लेमडा बराबर आ गया Q/L, Q/L। समझ में आ गया? यहाँ पे लेमडा जो है रेखीय आवेश घनत्व है, मतलब एकांक लंबाई में कितना आवेश है, और ये जो है हम यहाँ पे निकाल लिए आवेश की मात्रा
एकांक लंबाई में। अब कोई कहेगा थोड़ा सा मिटाइए, अब आप कहेंगे कि आवेश की मात्रा निकालिए। एकांक लंबाई में हमको आवेश पता है, तो पूरे चालक कार पे कितना आवेश, तो अगर हमको ये निकालना हो तो Q बराबर कर देंगे L इंटू लेमडा इंटू एल भी लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। ठीक, तो लेमडा एल कितना हो गया, पूरे चालक तार पे आवेश हो गया। तो हमको आवेश Q का मान कितना मालूम चल गया, लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व है। आप कहेंगे Q ही नहीं मान लिए होते, क्या लेमडा इंटू एल गड़बड़ा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहता है क्या, रेखीय आवेश घनत्व दिया रहेगा, तार की लंबाई दिया रहेगा, आवेश का मान डायरेक्ट नहीं दिया रहता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सही रहेगा आपके लिए कि हम आवेश का मान निकालें किसके पदों में, तो रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। तो यहाँ से हम निकाल लिए आवेश का मान। ठीक, अब चलिए हम कहाँ से निकालें, हम जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, Q अपन L होता है। ये हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, इस लेक्चर में भी बता दिए कहाँ से आता है। तो हम Q बराबर निकालेंगे तो लेमडा का इधर गुणा हो जाएगा, L का इधर गुणा हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, तो Q बराबर लेमडा इंटू एल यहाँ से लिखें। ठीक, आवेश हो गया, आवेश हमारे पास आ गया। बस अब इतना ही करना था इसमें। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए इस बिंदु पे कैसा आवेश होगा, कैसा विद्युत क्षेत्र होगा। ये प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। ठीक, प्लस चार्ज से दूर जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, प्लस चार्ज से दूर। यहाँ भी देखेंगे, किसी भी बिंदु पे देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र हम कितना माने हैं, E मान लेंगे। अब कहेंगे कि देखिए इस बिंदु पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ से इधर विद्युत क्षेत्र E, कुछ ये भी विद्युत क्षेत्र आएगा, तिरछिया के भी आएगा, इस ऊपर वाले आवेश के कारण भी आएगा, इस नीचे वाले आवेश के कारण भी आएगा। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश थोड़ा सा यहाँ पे आवेश है, इन दोनों आवेश के कारण भी तो इस पे विद्युत क्षेत्र आएगा, है कि नहीं। बस ये इतनी आवेश के कारण थोड़ी ना आएगा, अनंत लंबाई का तो सभी आवेश के कारण आएगा। मान लेते हैं छोटका आवेश लिए हैं, इसके कारण भी पी पे विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी क्या होगा, पी पे विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ से ऐसे मान लेते हैं dx लंबाई के आवेश के कारण पी पे विद्युत क्षेत्र इधर है, कैसे कि प्लस आवेश है, तो आवेश है यहाँ पे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा किसी बिंदु पे, इधर आया क्या गया, ई चला गया। यहाँ से देखें तो ये भी इधर चला जाएगा, ये मान लेते हैं ये भी dx लंबाई का है, dx लंबाई में कुछ आवेश है और इस आवेश के कारण इस बिंदु पे भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसको भी मान लिए ई, है कि नहीं। अब कहे कि देखो बाबू, ये जो हम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं दोनों तरफ के आवेश के कारण, इसका परिणामी एकदम बीच से जाता है। कैसे, देखिए ये जो है ये थीटा और ये थीटा, दोनों ही थीटा बराबर होता है, दोनों थीटा बराबर होता है। ठीक, अब आप इसको ज्यामिति से बना लीजिएगा, देखिएगा कैसे बराबर होता है। वैसे आपके इस सिलेबस में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। ठीक, ज्यामिति से बनाएंगे तो वो डिटेल आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी थीटा हो जाता है, यहाँ पे भी थीटा हो जाता है। ठीक, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु के बीच से यहाँ से ये लंबाई समान होनी चाहिए, इधर से ये लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया थीटा। अब हम घटक करते हैं, किसी भी वेक्टर का घटक करते हैं, थीटा के तरफ वाला घटक ई कॉस थीटा। ठीक, और थीटा के इस थीटा की तरफ वाला घटक ई कॉस थीटा, दोनों के कारण निकल गया। ठीक, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हम साइन यानी थीटा के विपरीत दिशा में घटक निकालते हैं इधर, तो ई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, ई साइन थीटा। थीटा के इधर वाला अपोजिट वाला क्या आता है, साइन के साथ आता है, तो ई साइन थीटा। अब भाई देखो, ई साइन थीटा ऊपर, ई साइन थीटा नीचे, दोनों ये क्या है, ये सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और दोनों का मान जो है समान है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों कट के जीरो। बस विद्युत क्षेत्र बचा किधर, बस इधर बचा। इसी को ना दो भाग में तोड़े हैं, एक ऊपर का घटक एक नीचे का, इसको भी दो भाग में, एक ऊपर का घटक एक नीचे का, नीचे और ऊपर वाला घटक कैंसिल, सीधा वाला घटक है। तो मतलब कि इस बिंदु पे किसी भी यहाँ का आवेश हो चाहे यहाँ का आवेश, किसी भी आवेश के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इधर ही जाएगा।
तो हमको अब विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ से मालूम चल गई। बस इतना ही हमको मालूम करना था और कुछ नहीं, इसमें और कुछ मालूम नहीं करना था अभी तक। अब हम निकालेंगे इसका मान। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको अभी तक मालूम चली कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगा, तार के लंबवत होगा एकदम, ठीक। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं और हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। अभी तक तो दिशा निकाल रहे थे कि दिशा क्या होता है, दिशा यहाँ पे अभी तक हम निकाल रहे थे। अब ये मान लीजिए कि अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, ठीक, धारावाही चालक तार है, ये अनंत लंबाई का है, ठीक। इस पे प्लस आवेश पूरा फैला हुआ है, माइनस आवेश भी फैला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस आवेश फैलाएंगे बस दिशा उलट जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमसे पूछ रहा है। हमको दिशा मालूम है, किसी भी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। अगर माइनस चार्ज होता तो तार के लंबवत अंदर की ओर होता, ठीक। अब चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हम फार्मूला लगा रहे थे, ये बस E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q/r², ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल था? पॉइंट चार्ज के लिए है, लंबा चार्ज है, रेखीय आवेश है, ठीक। अब रेखीय आवेश है तो हम गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम लगाने के लिए पहले क्या चाहिए होता है? गॉस का नियम लगाना है जहां भी, वहां हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, आवेशवा को ढकना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। समझ में आया? तो भाई कैसे ढकाएगा, तरवा कैसे ढका जाए, कैसे पैक किया जाए इसको? आवेश को पैक किया जाता है किसी गॉसियन पृष्ठ से। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक, ये रियल में नहीं ढका जाता है। कल्पना कर लेते हैं कि हम आवेश को पूरा ढक देंगे, रियल में नहीं ढकते, ठीक। तो ये याद रखिएगा, भाई जो आवेश ढकेंगे, इस तार को ढकेंगे, रियल में नहीं ढकेंगे, हम कल्पना कर लेंगे, कल्पना करते हैं। चलिए थोड़ा सा कल्पना ही कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं, आपकी वो जो देख रही थी ना, पेनवा मांगी थी हमारी वाली है, वैसे इमेजिन कर लेते हैं। हमारी ओर देख रही थी, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। समझ में आया ना? यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि ये जो आवेश है, रेखीय आवेश है, इसको हम ढक दिए हैं। किससे ढके हैं? तो गॉसियन पृष्ठ से। अब ये गॉसियन पृष्ठ, आप कहेंगे गॉसियन पृष्ठ तो कैसा होता है? हम इरेगुलर पृष्ठ से ढक दिया, ऐसे घेर दिया, घेर दिए, बात खत्म बात, ठीक, घेर दिए। कहेंगे घेर दिए, तार है बीचे में, कोनो दिक्कत नहीं, हम घेर दिए। यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, घेर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब निकालते रह जाएंगे जिंदगी भर, जल्दी निकलेगा नहीं। काहे नहीं निकलेगा? इरेगुलर पृष्ठ है, यानी कि असममित पृष्ठ है। असममित पृष्ठ है, अगर असममित सरफेस है तो क्या करेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम जो भी पृष्ठ लेंगे, जो भी क्षेत्रफल लेंगे, सममित लेंगे, ऐसा लेंगे कि हमको कैलकुलेशन आसान हो। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये तार कैसा दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा बेलनाकार दिख रहा है, बेलनाकार, बेलन देखे हैं ना रोटी बनाने वाला, वैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो हम कहें कि यहाँ पे पृष्ठ जो लेंगे अगर बेलनाकार लें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम इस तार को घेरने के लिए क्या किए? एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिए, तार को पूरा, एगो मान लीजिए पाइप का डब्बा बनाए, तार को उसी में डाल दिए, ठीक, डाल दिए। यहाँ पे हमको ऐसे हम डाले इस पाइप में, इस तार को ऐसे फिट किए कि ये तार जो है इसके एकदम बीचों बीच से गया हो, पाइप में, इस बेलन में एकदम बीचों बीच से गया हो, बेलन के केंद्र से गया, ठीक। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बिंदु गॉसियन पृष्ठ पे होना चाहिए। जिस पृष्ठ से हम आवेश को ढक रहे हैं उसी पृष्ठ पे ये होना चाहिए बिंदु, तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो दो चीजें आप ध्यान रखिए, क्या क्या कि ये जो हम गॉसियन पृष्ठ लगा रहे हैं, ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए बाबू? तो ये गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि आवेश बीच में हो, तभी हम अच्छा से कैलकुलेशन, आप कहीं भी रख सकते हैं आवेश को, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन टफ ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ को सममित बनाते हैं,
सिमेट्री बनाते हैं, उसके बाद आवेश को एकदम सेंटर में रखते हैं। तीसरा चीज़ क्या करते हैं, वो बिंदु, जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है वो गासियन पृष्ठ पे होना चाहिए, ठीक, तब जा करके हम विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है इसके कारण, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्षेत्रफल यहाँ पे लेंगे। ये जो हम गासियन पृष्ठ बनाए उसका पूरा क्षेत्रफल होगा। हम कहें कि हम ये क्षेत्रफल जो ले रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, ठीक, और इसको मान लिए डी ए क्षेत्रफल हम लिए। डी ए काहे डी ए माने, हम आपको बताए थे कि जब भी छोटकू कुछ मानिएगा, छोटकू राशि बहुत छोटा सा, तो हम क्या लगा देते हैं, उसके साथ डी लगा देते हैं, तो उसका मतलब हो गया कि बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो क्षेत्रफल जो है ना, बहुत छोटकू सा क्षेत्रफल है, एकदम तनी मनी है, समझ रहे हैं तनी मनी का मतलब। तो तनी मनी क्षेत्रफल है, इसलिए हम डी ए लगा दिए, मतलब डी ए क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल है, अब आप देखेंगे, अब आप कहेंगे कि ये जो तार है इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, ई की दिशा इधर है, ई हर जगह इस पे समान होगा। कहाँ समान होगा, देखिए, किसी आवेश से अगर कोई आवेश रखा हुआ है, 10 मीटर दूरी पे विद्युत क्षेत्र पूछें तो वो भी समान होगा, ठीक, ई का मान यहाँ पे भी समान होगा। किसी आवेश से इधर इस बिंदु पे 10 मीटर अगर कोई बिंदु दूर है तो इस पे भी यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 न्यूटन प्रति कूलाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पे अगर ये बिंदु आवेश से 10 मीटर की दूरी पर ही है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, ये भी 10 मीटर की दूरी पे है, तो इस बिंदु पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि जब कोई भी कहीं पे भी बिंदु स्थित हो लेकिन उसकी दूरी आवेश से समान हो तो क्या होता है, उस बिंदु पे समान विद्युत क्षेत्र होता है। वैसे ये बेलन देखा जाए तो इसके केंद्र पर ये आवेश है और केंद्र से और ये त्रिज्या हर जगह तो बराबर ही होती है ना, तो यहाँ पे देखा जाए तो हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, हर जगह इस बेलन के पृष्ठ पे हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मान लिए कि ई जो है विद्युत क्षेत्र है, बेलन के सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, ई आ गया, हम मान लिए ई आ गया, हमको नहीं मालूम है कितना, हम नापे नहीं है, हमको वही तो पता करना है, तो हम ई मान लिए। अब कहे कि देखिए, हम एक फार्मूला पढ़े थे, पहला वो सिंपल फार्मूला पढ़े थे कि फाई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ये हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे ये क्षेत्रफल जो लिए हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है ये क्षेत्रफल। और यहाँ पे अगर हम कोई क्षेत्रफल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डी ए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के एकदम लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा देखा जाए तो यहाँ पे थीटा बन रहा है 90 डिग्री। इस पृष्ठ से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल का सदिश, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्षेत्रफल के लंबवत सदिश, ठीक। अब इस क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो थीटा बराबर 0, कोई एंगल नहीं है, दोनों एक दूसरे पे सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं सब, तो कोई एंगल नहीं है। अब यहाँ पे थीटा बराबर 0 और यहाँ पे 90। अगर हमको ज्ञात करना हो कि इस छोटे से क्षेत्रफल से, आपको बताए हैं अभी कि अगर हमको किसी आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हम एकांक क्षेत्रफल में जितना विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजरती है उसकी संख्या को क्या बोल देते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो हम चाहें तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स निकालें, यहाँ हम ये फार्मूला पढ़े थे तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालें, बराबर रहना चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल फार्मूला से निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, फिर गॉस के फार्मूला से निकालते हैं। तो नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे फाई कितना होगा, हम मान लेते हैं कि डी फाई होगा। डी फाई का मतलब कहे से कि छोटका क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसीलिए छोटके न मिलेगा हमको विद्युत फ्लक्स, छोटका क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स छोटा ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम डी फाई बराबर क्या लिख देंगे, डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स छोटे से क्षेत्रफल के कारण कितना मिलेगा, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई रख दीजिए, इनटू ए कितना है, ए का मतलब क्षेत्रफल तो डी ए है, ए का मतलब क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल हम कितना माने हैं, डी ए, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो थीटा कितना है, कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखो, अब इस क्षेत्रफल के कारण और चाहे इस क्षेत्रफल के कारण, इस क्षेत्रफल के कारण भी देखा जाए तो इधर होगा डी ए वेक्टर
और इधर होगा ई वेक्टर। ठीक, दोनों क्षेत्रफल के कारण अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो डी फाई बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 90 का मान 0 और E इंटू डी ए इंटू जीरो का हो गया बाबू, सब मिला जुला के सब खत्म हो गया 0। क्या बचा, शून्य बचा, 0 बचा। ठीक, कैसे किसी भी संख्या में किसी भी चीज़ में 0 से गुणा करेंगे उसको शून्य कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, सब कुछ 0, सब किया कराया पे पानी फिर गया। मतलब इधर से कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, इस पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। कैसे कि डी फाई अगर 0 आ गया, छोटा सा फ्लक्स 0 आ गया तो संपूर्ण फ्लक्स भी 0 होगा। ठीक, समझ गए में आया। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम समझ गए कि भाई जो बेलन का निचला सतह है, पेनिया है और ढक्कन है, भाई पेनी है ढक्कन है, इससे विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। भाई जो साइड साइड का कर्व है इसी से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ये हमको मालूम चल गया। ठीक, अब क्या करते हैं, हम कहे कि देखिए इसका आवेश घनत्व तो हम लेमडा माने हैं, एल लंबाई का ये चालक तार है, पहले से माने हुए थे हम जब अभी समझा रहे थे। अब कहे कि ये जो कर्व क्षेत्रफल है, जो मुड़ा हुआ क्षेत्रफल है, इसी के कारण विद्युत फ्लक्स है तो दोनों 0 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम कहे कि डी फाई इसके कारण कितना आएगा, तो डी फाई अगर कर्व क्षेत्रफल के कारण निकालें तो हर जगह देखा जाएगा, तो हर जगह यहाँ पे ई इंटू यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, डी इंटू ए मतलब कि छोटा सा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मान हम फाई बराबर क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक, ई मतलब विद्युत क्षेत्र का मान, ए का मतलब किस क्षेत्रफल का मान। ठीक, और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का कोण। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ई है और क्षेत्रफल का मान डी ए है, और कॉस थीटा, कॉस और थीटा का मान कितना है, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री रखती है। आज जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे डी फाई हमारा आ गया, यानी कि छोटा सा विद्युत फ्लक्स इस क्षेत्रफल के कारण कितना आ गया, तो E इंटू डी ए, और cos 0 का मान 1, तो 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा, E इंटू डी ए। तो हमारा छोटा सा फ्लक्स जो निकल के आया, इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकल के आया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास E इंटू डी ए। ठीक, अब हम कहें कि देखिए हमको छोटका क्षेत्रफल के कारण तो हमको विद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात करना है। काहे से कि जो गास का नियम लगाएंगे, गास का नियम ये क्या लगेगा, तो ये लगेगा लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन 0। ठीक, यही लगेगा, और ये जो फ्लक्स होगा ये संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होता है। गास का नियम कहता है कि जो भी हम गासियन पृष्ठ बनाए उस पूरे क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम देखें कि ये दोनों से तो तन को नहीं गुजर रहा है, गासियन पृष्ठ भी यही बताएगा कि ये दोनों से तन को नहीं, लेकिन जो कर्व क्षेत्रफल है उसके संपूर्ण पृष्ठ से हमको चाहिए ना, कैसे कि गास का नियम संपूर्ण पृष्ठ से निकालता है, हम छोटका सा क्षेत्रफल से निकाल लिए। अब बाबू क्या करेंगे, कहेंगे कि देखिए हमको छोटे से क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स अगर मालूम है तो हम समाकलन कर देते हैं। कोई भी अगर संपूर्ण क्षेत्रफल मालूम करना हो हम समाकलन कर देते हैं। तो हम कहें कि संपूर्ण अगर फ्लक्स हमको मालूम करना है तो डी फाई का समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, संपूर्ण के कारण विद्युत फ्लक्स हमको निकल के चला आएगा। समाकलन का मतलब जोड़, छोटे छोटे क्षेत्रफल के कारण कितना कितना विद्युत फ्लक्स है सबको जोड़ जाड़ के और पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल का आ जाएगा। ठीक, अब समाकलन E इंटू डी ए, समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया। अब अगर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने का मतलब कि ये जो फ्लक्स है संपूर्ण क्षेत्रफल से, तो हम कहें कि संपूर्ण क्षेत्रफल से मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, फाई गुजर रहा है। चलिए ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, चल नहीं रहा है। ठीक, तो ये हो गया फाई। हम मान लिए कि संपूर्ण क्षेत्रफल से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो फाई है। उसके बाद ये जो E है विद्युत क्षेत्र का मान हर जगह बताए पूरे पृष्ठ पे कांस्टेंट है, कहीं बदल नहीं रहा है। कहाँ से कि केंद्र से और सरफेस तक की दूरी हर जगह समान है, तो हर जगह अगर समान है तो हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, बाहर हो गया, ढकला गया, समझ रहे हैं, डी ए। उसके बाद हमारे पास फाई क्या आ गया, चलिए ऊपर लिख देते हैं। इधर फाई बराबर क्या आ गया, यहाँ से सिंपल फार्मूले से अगर हम निकालें तो फाई बराबर आ गया E, और डी ए का समाकलन, समाकलन का मतलब कि संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है पाई
2 पाई आर और एल, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज से याद रखिएगा, ठीक, आज से याद रखिएगा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। कहाँ से आता है, तो ये देखिए हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जा रहा है। देखिए ये बेलन हो गया, कागज़ का बेलन बना लीजिए, इस बेलन को क्या कीजिए, फैला दीजिए, मतलब कागज़ का बेलन बना के बीच में से काट दीजिए, यहाँ से एक तरफ से काट दीजिए, काट के ऐसे फैलाइए, तो ऐसे मिलेगा आपको ना। एक पेज लेके अब बेलन बनाएंगे, एक पेज को गोल करेंगे, पेज लेके गोल करेंगे तो बेलन बन गया। पेजवा को खोल दीजिए, क्या बन गया, पेजवा को खोल दिए तो सरफेस बन गया। अब भाई बेलन जो था इसका हमको ये क्षेत्रफल, साइड साइड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब भाई ये जो कागज़ हमको मिला है उसी का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। तो साइड कौन बना रहा है, ये कागज़ मुड़ करके और साइड बना दे रहा है, यानी कर्व क्षेत्रफल बना दे रहा है। तो यही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमको अगर किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये ना होता है, चौड़ाई यानी ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे हमको लंबाई पता चल गया कि ऐसे फोल्ड था, ऐसे खोले तो लंबाई यही निचवा वाला बना, जो गोल फोल्ड हुआ था ये बना। तो गोल जो फोल्ड हुआ था ये तो वृत्त है और या इसका त्रिज्या आर है, ठीक, आर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो परिधि है क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। परिधि का फार्मूला आप जानते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया, ठीक। और ये हमको पता है कि बेलन की लंबाई, पूरे तार की लंबाई एल है, एल लंबाई का ही हम बेलन लगाए हैं, तो ये लंबाई एल है। तो यहाँ से पूरा क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2 पाई आर एल। इतना साधारण तरीके से समझाएं, अगर नहीं समझ में आया आपको तो नहीं समझ में आएगा कभी भी, कैसे कि 9th का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हम आपको बताए हैं 9th का कॉन्सेप्ट 12th में, ठीक। तो थोड़ा दिक्कत होगा अगर आपको नहीं पता होगा तो ये हो गया बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय, ये संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 2 पाई आर एल, ठीक। यहाँ से हम ये समाकलन डी ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 पाई आर इंटू एल। तो हमको फाई पता चल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। काहे समीकरण बनाते, काहे से कि इसका यूज आगे हमको करना है विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। हम कहे कि अब सिंपल तरीके से निकालिए, अब क्या करेंगे, अपना नियम लगाइए। अपना नियम कौन सी, तो बाबू गास के नियम से, गास के नियम से, गास के नियम से, गास के नियम से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर आवेश, जो गासियन पृष्ठ के अंदर आवेश है उस आवेश का मान कितना होगा, तो लेमडा इंटू एल, अभी आवेश का मान हम निकाले थे, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, और बटा में आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मतलब आवेश और एप्सिलॉन जीरो पहले से रहता है। क्यू हम कितना निकाला है, लेमडा इंटू एल, और बटा में एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, LHS बराबर है फाई फाई, यानी विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, दोनों के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल गया, यानी ये राइट वाला भी बराबर होगा। हम बराबर कर देते हैं लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन जीरो, और बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। क्या करेंगे, तो E इंटू 2 पाई आर एल, यही हो गया ना। अब देखिए L से L मर जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन जीरो, और इधर का बस हमको E निकालना है। E को इधर ये छोड़ दीजिए और इस सब को नीचे उतार दीजिए, इधर गुणा में, और ये सब आएगा भगे में, 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एल बराबर E बच गया, ठीक। L से L मर गया, बचा क्या, जो भी बचा आप लिख दीजिए, लेमडा बाई 2 को पहले लिख दीजिए 2 पाई और एप्सिलॉन जीरो, और उसके बाद क्या बचा, आर। थोड़ा सजा करके लिखें, बस इधर उधर करके जो भी बचा है वही लिखें, बराबर E। मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो इस बिंदु पे आर क्या है, तो आर जो है इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी है आर, इस बेलन की त्रिज्या है आर, समझ में आया, इस बेलन की त्रिज्या है आर, इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी है आर, ठीक। तो ये आ गया आपका अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम आपको फार्मूला बता दिए। कहाँ से निकालें, पहले गाउस का नियम लगाए हैं,
फिर पहले सिंपल नियम लगाया, फिर गॉस का नियम लगाया, दोनों को बराबर कर दिए हैं, काट कूट के बराबर करके 0 करके, और उसके बाद यहाँ से निकाल दिए हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ई बराबर लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, खत्म। ठीक, तो ये आपका फार्मूला आ गया। अगर कोई बोलेगा कि कोई इतने लंबाई का चालक तार है और इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, इसका आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इतना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो जाए, क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए देखिए, ये तो हम गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़े। अब अगले अनुप्रयोग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगला अनुप्रयोग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ही लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया है तो इसलिए लंबा हो गया। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन इस पे करते हैं। कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि 10 मीटर लंबाई का, 10 मीटर लंबाई का कोई चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व, थोड़ा बैड हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व कितना है, मान लीजिए कि कितना हो गया, 2.5 कूलम प्रति सेंटीमीटर। ठीक, इतना रेखीय आवेश घनत्व दिया है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर, इसको 2.5 कूलम प्रति मीटर कर लीजिए, प्रति मीटर। ठीक, सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन आप मीटर कर लीजिए, सही रहेगा, कैलकुलेशन में आसान होगा। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, यही हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कोई चालक तार है, इसका लंबाई कितना है, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर। ठीक, लंबाई 10 मीटर। इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस बिंदु पे 2 सेंटीमीटर की दूरी है, इस पी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमको क्या दिया हुआ है कि इस चालक तार पे जो आवेश घनत्व है लेमडा, ये कितना दिया हुआ है, 2.5 कूलम प्रति मीटर। इतना हमको डाटा दिया हुआ है। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करो। अभी हम फार्मूला निकाले हैं, ई बराबर क्या निकाले हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही निकाले हैं ना, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसको। ठीक, तो यही निकाले हैं। अब इसी फार्मूले से हम इसको कर देंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर हमको यहाँ पे हम 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। काहे गड़बड़ हो जाएगा, काहे से कि थोड़ा मान टफ आएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, पाई का मान 3.14, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा नहीं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ा, फार्मूला भी नहीं बदला। अब इसको क्या कर देते हैं, 2 इंटू लेमडा, 2 से गुणा होगा, लेमडा हो गया 2 लेमडा, और बटा में 2 से इसमें गुणा होगा तो 4 पाई और एप्सिलॉन 0 और r। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ना है, 1 से गुणा कर दी, और गुणे 2 इंटू लेमडा बाई r। कोई दिक्कत है तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ये फार्मूला लगाइएगा, आपको आसान लगेगा। अगर ही लगाएंगे बहुत टफ लगेगा। ठीक, तो ये फार्मूला लगा करके क्वेश्चन कीजिएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं आपको कि ये फार्मूला आपको बता दें कैसे आप बनाएंगे। चलिए अब लगाते हैं, जो भी हमको दिया हुआ है मान वो लगा देते हैं। ई बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, ये हम आपको बता चुके हैं, गुणे 2 इंटू लेमडा, 2 गुणे लेमडा कितना दिया हुआ है, लेमडा 2.5 दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व 2.5 दिया हुआ है, बटा में r का मतलब दूरी, कितने दूरी पे निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर। देखिए है जो था 10 मीटर में था, है जो था 2.5 कूलम प्रति मीटर में था, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। मतलब ये एसआई सिस्टम में मात्रक नहीं है। ये जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है दूरी, ये एसआई सिस्टम में नहीं है, तो इसको एसआई सिस्टम में बदलिए, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिए तो एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम में हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए r का मान 2 ×
10 के पावर -2। आर का मान एसआई सिस्टम में रखे, एसआई सिस्टम में हर जगह रखा जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम आर का मान रखिए। 2 से 2 मर गया कि नहीं मर गया, और 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 का पावर +2 हो जाएगा। तो ई बराबर हो गया 9 गुणे 10 का पावर 9, और है जो 10 का पावर 2 ऊपर गया है तो माइनस है, नीचे चिन्ह बदल जाता है, 10 का पावर 2 प्लस में हो गया, और गुणे पहले से 2 तो मर गया था, 2.5 है पहले से। ठीक, ई बराबर कितना आ गया, 9 से गुणा कीजिए 25 में, तो 9 × 6 45 कर 5, 9 दूना 18 और 4 18 4 22, तो कितना आ गया 22.5 आ गया। ठीक, 22.5 और गुणे 10 के पावर 9 2 10 के पावर 11। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर जोड़ देते हैं। ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर, अब पॉइंट आप जानते हैं कैसे लिखना होता है फिजिक्स में। फिजिक्स का भाषा है कि पॉइंट के पहले एक अंक होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट के पहले 2 अंक है, नॉन जीरो तो है, जीरो नहीं है, लेकिन पॉइंट के पहले 2 अंक है, एक अंक लाना है हमको। क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग किए यानी 10 से गुणा करें ताकि मान में अंतर ना आए, कट के उतना ही मान बच जाए। तो 10 से भाग कर दिए, 10 से गुणा, जैसे 10 से भाग करेंगे 2.25 हो गया। ये 10 से भाग करने पे 2.25, लेकिन है 10 का पावर 1 अभी भी रह गया। इससे तो भाग दे दिए, 10 खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, 10 से भाग दे दिए, खत्म हो गया, है 10 रह गया। इसका पावर 1, इसका पावर 11, 10 का पावर 12 हो गया, 11 1 12। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, ये लिखा नहीं जाता, ये अपने मन में किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ई का मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, ई बराबर 2.25 × 10⁻12 कितना, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व का। तो आशा है कि आप ये चीज़ें समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो सब जब अब जितना भी पढ़ेंगे बस क्या है, तो बस ये गास के नियम का अनुप्रयोग है और कुछ भी नहीं है। तो सभी जल्दी से जल्दी हम अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या क्या है, तो देखिए पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही 2 चीज़ें बची हैं। इसमें लगभग 3 लेक्चर लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 3 लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि कम ही लगे, ज़्यादा ना लगे। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि नोट्स जो है लेक्चर के साथ बनाइए। जो भी हम नोट्स देंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं, हम शॉर्ट नोट्स देंगे जो कि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के काम आएंगे। ठीक, अब आप बनाएंगे तो उसको डिटेल बनाएंगे ना, हम बनाएंगे तो उसको शॉर्ट ही बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स आप ना बनाइए, पहले आप उसको पूरा अच्छे से डिटेल नोट्स बनाइए, तब आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक, तो आशा है कि आप ये समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।